अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं तो आपका इंस्ट्रक्टर जो टेस्ट सेशन को कंडक्ट करा रहा हूँ, आपके FR1 और FR2 के टेस्ट सेशन को मैं कंडक्ट करा रहा था। एक प्रॉपर टेस्ट सेशन हमारा चल रहा था। तो आज के हम जो है सेशन में इन सारे टेस्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे बारी बारी के। टेस्ट सेशन जो हमने अब तक कितने जो किए हैं, उन टेस्ट को मैंने किस तरह लेके चल रहा था और उनमें क्या क्या चीजें जो है वो मैंने इंक्लूड की और कहाँ कहाँ पे आपको मसले मसाइल आ रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात कर रहे हो हम, सबसे पहला हमारा FR1 का टेस्ट था IS16 पे बेस्ड। तो जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई भी स्टैंडर्ड तब तक क्लियर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप उसके पूरे के पूरे एंट्रीज, आपको उसके अकाउंट्स, आपको उसके डिस्क्लोजर और आपको उसके एक्सट्रैक्ट नहीं आ जाते। जब तक आप इन चारों चीजों पे आप ग्रिप नहीं हासिल करते तब तक आपका स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है। समझ लें कि आप जीरो पे खड़े हैं, बेशक आपको जितनी मर्जी उसकी कैलकुलेशन आती हो। इन चार चीजों को अगर आप देखते हो, कोई भी पास पेपर उठा लें, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लें, यानी मैं प्रीवियस सारे पास पेपर का अगर आप निचोड़ कह रहे हो तो वो ये है इन चार चीजों पे: एंट्रीज, अकाउंट्स, डिस्क्लोजर और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। यानी आपको पता हो कि जो मैं स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कहाँ पे जा रही होगी इसकी एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे जा रही होगी। अगर वो मुझसे डिस्क्लोजर और नोट पूछ ले तो वो कहाँ पे जा रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं IS16 की। हमारा सबसे पहला टेस्ट जो था, इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड आउट की हैं। IS16 का जो हमारा टेस्ट था, इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन था उसी में ही मैंने डिस्पोजल एंट्री ऑफ रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ प्लांट इंक्लूड कर दिया, जिसमें आप देख रहे होंगे 3 नंबर का एक छोटा सा मैंने एंट्रीज का कॉन्सेप्ट जो था वो एड ऑन किया, ताकि आपके जो एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट ऑन हो रहे हो। आपने कैसे एंट्रीज जो है वो पास ऑन करनी है, आपने जो है वो अच्छी तरह लर्न किया है कि नहीं किया। तो ये 3 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, जो एक बहुत ही इजी एंट्रीज जो थी वो यहाँ पे पास ऑन हो रही थी, जो आपने सिर्फ और सिर्फ प्लांट को डिस्पोज किया था। यानी आप देख, इसमें बताया था कि आपने प्लांट कितने का डिस्पोज किया और आपको इसमें गेन या लॉस क्या आ रहा होता है। नॉर्मली इसमें क्या एंट्री पास ऑन हो रही होती है, अगर आप देखें तो सबसे पहले जितना कैश है, एंड देन आप क्रेडिट कर रहे होते हैं अपने प्लांट को। प्लांट को किस पे क्रेडिट कर रहे होते हैं, आप अपने प्लांट को अपनी बुक से रिमूव कर रहे होते हैं। तो आप कह रहे होते हैं कि जितने का हमने परचेज किया था, या आप उसे कह देते हैं कि जितनी हमारी इसकी बुक वैल्यू थी, नेट बुक वैल्यू वो, और जो आपको कैश रिसीव हुआ और जो नेट डिफरेंस आ रहा होता है, या वो प्रॉफिट आ रहा होता है या वो लॉस आ रहा होता है, प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपकी एंट्रीज नॉर्मली पास ऑन हो रही होती हैं। तो अब सेकेंडली कहाँ पे आप हमने डिस्कस किया, क्या मैंने कहा डिटरमाइन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। यानी हमने फिक्स एसेट की जो है वो वैल्यू डिटरमाइन की कि फिक्स एसेट की वैल्यू है क्या एक्चुअली, आपको पता चल रही हो। फिक्स एसेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन डाला, बच्चे जो है वो PRC के जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अब वहां पे ट्रांसफर हो गया, तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, तो उनके लिए भी ये वाले कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो थे यहाँ पे टेस्ट करने की ये वजह थी कि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, नेट बुक वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, आपने 2 साल 1.5 साल की कैलकुलेशन की, 31 दिसंबर 2017 पर आके आपने, मैंने आपसे पूछा थी रिटन डाउन वैल्यू इस क्वेश्चन की बताई। यानी आपने पूरी साल की 2 साल की जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला कि हमारा जो वो हमारी जो है रिटन डाउन वैल्यू क्या आई। यानी अगर आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हमारा क्वेश्चन था, अ मशीन वाज परचेज, सारी जनरल डिस्कशन को अब हम करते हैं क्लोज और यहाँ पे क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। तथा मशीन वाज परचेज ऑन July 1, 2008। आपने July 1, 2008 को एक मशीन परचेज की है, उसकी आपको उसने कॉस्ट बता दी है 28 मिलियन। ओके हो गया। यूजफुल लाइफ उसने बता दी है 7 ईयर। कहते जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हो रही है, एज इट इज कैरिड आउट ऑन रिवैल्यूएशन बेसिस, फॉलोइंग वैल्यूज वर डिटरमाइंड। यहाँ पे आपको उसने क्वेश्चन की आपको रिवैल्यूएशन वैल्यूज बता दी, 3 साल की रिवैल्यूएशन बता दी। यानी पहले साल अगर देखें 28 मिलियन का था, आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके नेट बुक वैल्यू से आपने कंपेयर कर लें, नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू जिसे आप कह रहे होते हैं WDV, इससे आपने कंपेयर कर लेना होता है बस जो आपको उसमें फेयर वैल्यू बताई हुई हो। ओके। अब आपने फर्स्ट में आपको पता चल रहा है कि जी हमारे पास गेन आ रहा था, ठीक है। सेकंड में आपको पता चला कि हमारे पास लॉस आ रहा है, तो आपने गेन की ट्रीटमेंट भी देख लिया कि कैसे होगा। नेक्स्ट ईयर जब लॉस आ रहा होगा तो आपने वो भी देख लिया कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो रही होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर बताता रहूं, तो जब आपके पास गेन आ रहा होता है तो आप उसे रिवैल्यूएशन गेन यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब आपके पास लॉस आ रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवैल्यूएशन जो आपके पास सरप्लस पड़ा होता है, सबसे पहले आप उसमें लॉस में से चार्ज कर रहे होते हैं, एंड देन फिर आपका जो रिमेनिंग होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जा रहा होता है। एंड देन अगर आप नेक्स्ट ईयर देखें तो 1 जुलाई 2012 को दोबारा रिवैल्यूएशन हो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास गेन आ रहा था।
तो ये क्वेश्चन था आपके रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को सारे के सारों को अच्छी तरीके से उसने टेस्ट ऑन किया कि वो आपके रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब फर्दर अगर हम देखें, इसमें मैंने आपसे डिमांड किया हुआ था प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड जून 30 और जर्नल एंट्रीज। यानी जर्नल एंट्रीज को मैं हर क्वेश्चन का पार्ट बना रहा था कि बच्चे को जर्नल एंट्रीज पता होंगी तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छे तरीके से बना रहा होगा। तो यहाँ पे हमने स्टेट एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आप आपको एक्सट्रैक्ट का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हो तो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास आपका एसेट आ रहा होगा, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका एसेट शो हो रहा होगा कितने का है, फिर आपकी उसमें से लेस की होगी आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लेस होकर वहां पे आपका एसेट नेट ऑफ शो कर रहे होंगे आप, एंड देन आपका जो होगा रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह जो है वो वहां पे शो हो रही होंगी। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या चीजें आ रही होंगी अगर आप इसके क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट बना रहे थे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास डेप्रिसिएशन शो हो रही होगी, जितनी डेप्रिसिएशन हुई वो, एंड देन आप जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना आपको ड्यूरिंग द ईयर जो आपने रिवैल्यूएशन की होगी जो सरप्लस आएगा वो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो कर रहे होंगे एंडिंग पे। ओके, एंड देन जनरल एंट्रीज जो आपने पूरे 3 सालों की जो थी वो पास ऑन करनी थी। अब अगर हम बात करें, कहते हैं जी OWL ऑपरेट्स बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स विद इन अ सिटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग that the purchase at commencement of the business on January 1st, 2014 for 30 million. Its useful life was estimated at 40 years. Building was revalued to rupees 29.60 million on January 1st, 2017. The valuation was carried out by SRK Superior Consultants. Okay. अब वो क्या बता रहा है आपको, अब वो आपको इंडिविजुअल यानी एसेट दे दिए मैंने आपको, जैसे बिल्डिंग दे दी, आपको बसेस दे दी, आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दी, इनकी आपको बता दी कि किस डेट को परचेज किए गए हैं और इन पे किस लेवल के यानी किस मेथड के साथ से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और इनकी जो है क्या वैल्यू थी डेट ऑफ परचेज पे। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इनको सिर्फ देखते जाना था कि आपकी नेट जिस डेट को एसेट रिवैल्यू हो रहा है उस डेट को आपकी बुक वैल्यू क्या थी, नेट बुक वैल्यू एन डॉट बी जिसको लिख रहे होते हैं या WDV जिसे आप कह रहे होते हैं, और रिवैल्यूएशन से कंपेयर करके आपने सरप्लस या लॉस अपना फाइंड आउट कर रहे हैं ना इन तीनों क्वेश्चन में। और देन आपने इसका एक सिंपल सा नोट बना लेना था। नोट क्या होता है, नोट का फॉर्मेट जो है मैंने क्वेश्चन में प्रॉपर शेयर भी आपके साथ सोल्यूशन में किया था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको मैंने प्रॉपर वहां पे हाईलाइट किया था इसके सोल्यूशन में कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट क्या है। नोट बेसिकली होता है कि जिसमें इनके सारे के पूरे साल की जो होता है फ्लो वो शो हो रहा होता है कि क्या क्या एडजस्टमेंट थी, ओपनिंग एडजस्टमेंट क्या आ रही थी आपके एसेट की। यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हो तो नोट का मैं आपको रास्ता फॉर्मेट बना के बताऊं तो यहाँ पे आपके पहले आ रही होगी बिल्डिंग, फिर आपके पास बसेस यानी जितने आपके एसेट थे नॉन करंट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में फॉल इन जा रहे थे ये आ गए और इक्विपमेंट आ गया। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आया, ओपनिंग बैलेंस। इस साल के शुरू पे इनके ओपनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस मीन टू से कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या थी, आप यहाँ पे पहले कॉस्ट लिखेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पे लिख रहे होंगे इनकी रिवैल्यूएशन की वजह से कोई गेन या लॉस आया वो, और फिर आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही होगी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो रही होगी जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन आ रही होगी सारी की सारी, ओपनिंग कितनी थी एंड देन इस साल कितनी चार्ज हुई वो, और कोई रिवैल्यूएशन की वजह से जो ट्रांसफर हुई आपकी डेप्रिसिएशन वो आ रही होगी। तो इसका पूरे का पूरा फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको सोल्यूशन में इसके साथ शेयर किया था, क्योंकि आईकैप जो है वो मोस्टली पूछ रहा होता है या एक्सपेक्ट पूछ रहा होगा आपको क्वेश्चन में, या एंट्रीज पूछ रहा होगा, या नोट पूछ रहा होगा। तो अगर आप देखें, अगर आप पूरे का पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाह रहे होंगे एंडिंग डेट में IAS 16, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट को ही अच्छी तरीके से जो है वो दोबारा प्रिपेयर कर ले, तो आपका IAS 16 का जितना स्टैंडर्ड जो होगा वो सारे का सारा कवर अप हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था दोबारा एक मैंगो इंटरप्राइजेस का, जिसमें आपको मैं कॉस्ट की कैलकुलेशन करवा रहा था कि एसेट की कॉस्ट जो है वो कैसे एसेट जो है वो बन रही होती है, कि एसेट की चीजों कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें एड ऑन हो रही होती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, cost of demolishing of the old building structure, proceeds from scraps of the old building, fee paid to HR के architect to site plan and drawings। यानी आपने देखा कि हमने एसेट को वेरी बेसिक से होती है कि एसेट की कॉस्ट कैसे बन रही होती है। एसेट की कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड आपने हमेशा याद रखना है, इन सारों को मैं सम अप कर देता हूँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यानी हमेशा वो कॉस्ट ऐड हो रही होगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी।
नॉन जो और जो इसके अलावा कॉस्ट होंगी वो उसकी यानी उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आपने माइंड बना लेना है। एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि पूरे का पूरा क्वेश्चन ही इस पे बेस कर रहा था। एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपने प्लांट परचेज किया, जो एसेट परचेज किया उसकी वजह से आपको जो है वो पे करनी पड़ रही होती है, वो आपको बियर करनी पड़ रही होती है। तो अगर आप प्लांट परचेज कर रहे हैं तो जो कॉस्ट इंकर हो रही है वो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। अगर आप प्लांट ना परचेज करते तो अब भी वो कॉस्ट इंकर हो रही होती तो वो फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं थी। तो इन कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होना था। एंड देन बाद में आ जाते थे आपके एमसीक्यू, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो इजीली टेस्ट ऑन यानी अच्छे तरीके से टेस्ट ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो एलेबोरेट हो रहे हो कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने पूछा हुआ व्हाट इज द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में मैंने पूछा हुआ था एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट अकाउंट शो अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 145,600 the non-current asset account in the nominal ledger show a carrying amount of rupees 135,600. The difference could be due to disposed asset not having deducted from the asset, जिसमें which one of the following। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टैंडर्ड की वर्डिंग यानी आपने जो है थ्योरी को भी फोकस करना होता है, तो फिर आपके ये एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे कवर अप हो रहे होते थे। यानी अगर आप पूरे का यानी मैं समराइज एंडिंग पे आप कर रहा हूँ कि IAS 16 का जो हमारा ये टेस्ट था इसमें मैंने क्या क्या चीजें टेस्ट होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज आपकी आ गई, देन एंट्रीज के बाद आपके पास की अकाउंट, आपने प्रॉपर रीवैल्यूएशन की विद की अकाउंट की होगी, विद एंट्रीज की होगी। एंड देन बाद में मैंने नोट्स को ज्यादा फोकस किया कि नोट्स का भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके टेस्ट हो रहे हो। एंड देन फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी इन दोनों के एक्सट्रैक्ट और आपको अच्छी तरीके से बनानी है। अब मैं जो है आपको बता रहा हूँ एंडिंग पे दोबारा कि इस टेस्ट को एट दी एंडिंग जब आप पेपर देने जा रहे हो और अपनी फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो IAS 16 के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट कर लें, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ग्रिप ऑन हो जाएंगे। तो ये था हमारा IAS 16 का टेस्ट 1। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट 2 की तरफ।